हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री। क्लास 8 की हिस्ट्री का पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, प्रारंभिक कथन। कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ हमने क्लास 6 और 7th में भी पढ़ा था, लेकिन आज हम इसको एक्चुअली जानेंगे इंडिया में कैसे, कब और कहाँ क्या हुआ। ठीक है, जैसे हमें याद है कि हमारे इधर अंग्रेज आए, कैसे आए, कब आए और क्या हुआ था उनके साथ। ठीक है, उन्होंने क्या किया इधर इंडिया में, वो हम जानेंगे। सो आइए देखते हैं। तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं ये देखेंगे। वैसे अभी हम खुद देखेंगे कि तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती है। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते हो डेट पे, तो आप तारीखें याद रखते हो ना यार। 14 फरवरी तो याद ही होगा सबको, है ना, वैलेंटाइन डे होता है वो। और उसके बाद की तारीख याद है, 15 अगस्त भी वैसे याद रखना होता है, 26 जनवरी भी वैसे याद रखना होता है, क्योंकि वो भी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो तारीखें क्यों याद रखते हैं, तो कुछ चीजों को हमें समझने के लिए, जैसे कि हमारा देश कब आजाद हुआ, कुछ महत्वपूर्ण चीजों के लिए हमें तारीखें याद रखनी जरूरी है। ठीक है, हमारा देश कब आजाद हुआ, अभी अगर हमें पता ही नहीं होगा कि देश कब आजाद हुआ तो क्या वो मिलेगा, है ना। तो इसलिए तारीखें याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं अतीत में चीजें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए, इसके लिए तारीखें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, वर्तमान मतलब अभी का समय, पहले और अब की अगर हम तुलना करते हैं तो यह समय जिक्र करने लगते हैं कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ। ठीक है, पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ, जैसे कि अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। जैसे अभी हम ही अपने किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को लेके बातें करते हैं कि यार पहले ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हो गया, यार पहले तो अच्छी थी लेकिन बाद में खराब हो गई। ठीक है, गर्लफ्रेंड की बात कर लेते हैं, बॉयफ्रेंड की बात कर लेते हैं कि यार पहले तो बड़ी अच्छी थी, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे होते हैं, बाद में पता चलता है क्या लड़ाइयां होती है ना, वैसे टाइप का। तो पहले अतीत में क्या था और वर्तमान में कैसी है वो देखना है हमें। तो वैसे हमें अपनी हिस्ट्री भी याद रखनी चाहिए। जैसे आप 14 फरवरी याद रखते हो ना, वैसे हमें अपनी हिस्ट्री भी याद रखनी जरूरी है भाई। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने को कहा। ठीक है, भारत पर अंग्रेजों की विजय स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार था। तो रॉबर्ट क्लाइव थे जिन्होंने जेम्स रेनेल को बोला कि इंडिया का नक्शा तैयार करना है। ठीक है, इंडिया का नक्शा तैयार करना है, हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करना है। देखो थोड़ी फोटोज डाली है, ऐसे ही देख लेते हैं। देखो इसमें थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो इंडिया का नक्शा तैयार करना है, तो उसने ये बताने की कोशिश की कि जो भारत है, इंडिया है, उसके अंदर कैसे विजय पाई अंग्रेजों ने। ठीक है, स्थापित किया, अंग्रेजों की विजय स्थापित कैसे हुई, वो वाला नक्शा पूरा तैयार करना है। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें कैसे याद करना तारीखें क्यों महत्वपूर्ण है। हम कुछ चीजों को ऐसे देखते हैं कि ठीक है, 1857 में एक विद्रोह हुआ था, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, इसको याद करने के लिए हमें तारीखें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें, जैसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने। ये यहां से लेके उसके बीच में बहुत सारे बने होंगे, लेकिन पहले कौन बना और लास्ट में कौन बना वो देखने के लिए, वो भारत के मतलब वो बताने के लिए, कहां से शुरू हुआ कहां पे खत्म हुआ, ये अतीत बताने के लिए हमें तारीखें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूसरा देखते हैं, हम अवधियां कैसे तय करते हैं। अभी अवधियां कैसे तय करते हैं, इस अवधि से इस अवधि के बीच में क्या हुआ। ठीक है, हम देखेंगे जो जेम्स मिल है, जो हमारे जेम्स मिल है, उन्होंने ना हमारी इंडिया के बारे में भी बोला है, मतलब कि इंडिया में अच्छा हुआ अंग्रेजों ने शासन किया। अंग्रेजों ने शासन इसलिए कि अगर अंग्रेज शासन ना करते तो इंडिया का हाल कुछ वैसा ही रहता, तो इंडिया पे और ज्यादा दबदबा बनाना था अंग्रेजों को, ऐसा टाइप करके उन्होंने भी ना हमारे जो इतिहास है उसको 3 कालखंडों में भी बांटा था। ठीक है, अभी हम उसको देखेंगे। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, ये देखो जेम्स मिल थे, इस पे ग्रीन चलेगा, रेड लेते हैं। जेम्स मिल थे, ग्रीन ही आया।
जेम्स मिल थे 1817 के स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री। वो एक अर्थशास्त्री भी थे, वो एक राजनीतिक दार्शनिक भी थे। उन्होंने एक अपनी बुक लिखी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन सी बुक लिखी? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने अपनी किताब में क्या क्या लिखा उसके बारे में बताया। उस किताब में उन्होंने भारत को ना 3 भागों में बांटा था, भारत के हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। कैसा? उन्होंने पहले हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 भागों में बांटा। इसको ऐसे देखते हैं, थोड़ा न्यू पेज लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं। जेम्स मिल के अनुसार जेम्स मिल के अनुसार जेम्स मिल के अनुसार उन्होंने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। इतिहास, इतिहास को उन्होंने 3 भागों में बांटा। अभी इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम भी इतिहास को वैसे 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। हम क्या बांटते हैं? पहले हम बोलते हैं प्राचीन, प्राचीन, मध्यकालीन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। ज्यादा ही मोटा ले लिया क्या? थोड़ा पतला कर देते भाई, ठीक है। लेकिन जेम्स मिल के अनुसार उन्होंने क्या किया? जो प्राचीन है उसको हिंदू बोला, मतलब हिंदू का राज्य था उस टाइम पे, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो विजयनगर वगैरह पूरा वो सारा, अभी आप आगे आओगे तो पढ़ोगे विजयनगर वगैरह के बारे में कि पहले जो शासन काल था वो हिंदू का था इंडिया में। तो इसलिए उन्होंने पहले बोला कि पहले जो इंडिया की हिस्ट्री थी वो पूरा हिंदुओं का था। और दूसरा उन्होंने मध्यकालीन क्या बोल दिया कि मुस्लिम, मुस्लिम का था। और ये आधुनिक जिसमें अभी इनके ब्रिटिश लोग आए हैं जिन्होंने हमारे इस पे शासन किया, क्योंकि मुस्लिम जब थे तभी ये ब्रिटिश वगैरह आए थे। इन्होंने क्या कहते हैं, आते ही कब्जा करना शुरू कर दिया। नाम ही है हमारे उसका चैप्टर का, कैसे, कब और कहाँ। तो ये हमें इस चैप्टर से बस यही जानना है कि कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, कैसे आए ये लोग, ठीक है। आए होंगे तो सीधा तो इन्होंने कब्जा करना शुरू नहीं कर दिया होगा। पहले आए होंगे, इन्होंने देखा होगा भाई इंडिया में ये सब चीजें हैं, हमें तो पता ही नहीं था इतना अच्छा है इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में आने के बाद इन्होंने क्या देखा, इतनी सारी चीजें, इतनी अच्छी, ठीक है। अब इन्होंने धीरे धीरे राजाओं से अपना संबंध बनाना शुरू कर दिया। अब राजाओं को बहकाना शुरू कर दिया। अब राजा भी वैसे थे उस टाइम के हमारे, उन्होंने क्या किया, दे दिया भाई, सौंप दिया सब कुछ, ठीक है। हमें हिस्ट्री, तारीख इसलिए जाननी है, लेकिन हमें ये भी इसमें जानना है कि सिर्फ तारीखों तक नहीं सीमित रहना हमें यहाँ पे, ठीक है। पहले के जो इतिहासकार थे वो सिर्फ तारीखों पे ध्यान देते कि राजा कब बना, राजा से कब निकला, वो सिर्फ तारीखों पे ध्यान देना, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, वो तारीख देखी जाती थी। लेकिन अब के इतिहासकार ये देखते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, ठीक है। चैप्टर का नाम ही हमारा है कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, कौन थे वो लोग, ठीक है। वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो अतीत के और वर्तमान के इतिहासकारों में भी हम डिफरेंस देखना शुरू करेंगे अभी, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या बोला, ब्रिटिश, ठीक है। इस 3 उसमें इन्होंने बांट दिया। अब इसकी आलोचना तो भाई इंडिया वाले कहाँ से वो होंगे, हम क्यों नहीं करेंगे आलोचना। कैसे तुमने बोल दिया कि ऐसे 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 आएगा, ब्रिटिश क्यों आ जाएगा, हमारे उसमें आया है, बस कुछ टाइम के लिए आया है और चला गया है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनिमम, अभी तक थोड़ी ना है। आधुनिक तो मतलब अभी जो चल रहा है, ठीक है, अभी तक थोड़ी ना आ गया। उत्तर आधुनिक भी हमारा आ गया। तो अब हम आगे देखेंगे क्या था। तो जेम्स मिल ने जो भी बताया अपने अनुसार बताया। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, हमारा ये क्वेश्चन होता है ना, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में क्यों बांटते हैं। भाई अगर हमें पढ़ना है, हमें जानना है कैसे क्या हुआ, तो हमें इतिहास को बांटना पड़ेगा ना। अभी हम एक लाइन से पूरा थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। हम देखेंगे कि पहले क्या था, फिर बीच में क्या हुआ, फिर अभी उसके बाद भी क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम उसको 3 कालखंडों में बांटते हैं। अभी हम भी देखेंगे, थोड़ी हमारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मान लेते हैं। अब आपकी गर्लफ्रेंड है, अब वो पहले जब भाई बनी थी तब तो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से रहते थे, बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मजा आता था उसके साथ। लेकिन फिर बीच में ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक है, फिर भी एंड तक आते आते क्या हुआ, लड़ाइयां शुरू हो गई, ब्रेकअप हो गया, खत्म, खलास, फिर दूसरी शुरू की, फिर वही
चलता रहा। तो हमें समझने के लिए हिस्ट्री को फिर आप वही चीज अपने दोस्तों को बताते हो ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। अभी ना हमें इसमें एक चीज और पढ़नी है, प्रथम और द्वितीय स्रोत, वो शायद नोट्स में होगा नहीं, वो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी अलग से। प्रथम और द्वितीय स्रोत भी है आपके चैप्टर में, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे क्या होता है प्रथम और द्वितीय स्रोत, ठीक है। उसमें आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके बताऊंगी ऐसे ही। तो ये देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को उन्होंने बांट दिया था कि हमें क्यों कालखंडों में बांटना चाहिए। तो उसमें इसकी भी एक वजह है, क्या वजह है, एक दौर की खासियत उसके केंद्र तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम उस समय को बांटते हैं। अलग अलग अवधि से दूसरी, एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है, इसको जानने के लिए हमें इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या वजह रही होगी कि वहां पे क्या खासियत रही होगी, कैसे लोग रहते होंगे, ठीक है, फिर बाद में कैसे रहे होंगे, फिर बीच में कैसे रह रहे थे वो लोग, ऐसा टाइप करके। इसको जानने के लिए उसी को हम कहते हैं एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच। अवधियां कैसे तय की जाती हैं, अवधियां कैसे तय की जाती है, अभी समझ लो आप कौन सा वो लेते हो, इंडिया का वो ले लो कि इंडिया पहले कैसा था। हमारा ये जब ये लोग आए थे, ब्रिटिश शासन जब आया था, ब्रिटिश शासन मतलब ये अंग्रेज वगैरह जब आए थे आपके, तो ऐसा समझो अंग्रेज जब आए, समझ लो अंग्रेज है, गोरे चिकड़े लोग, और उससे पहले कैसा था इंडिया, और फिर जब अंग्रेज आए वो बीच का हो गया, और उसके बाद में कैसा हुआ इंडिया, इसको समझने के लिए ये अवधियां हैं, पहले क्या अवधि थी, जब आया क्या अवधि थी, और उसके बाद क्या अवधि रही होगी, वो सब समझने के लिए हमें अवधियां तय करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर हम वो नहीं तय करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा इतिहास क्या था हमारा। तो इतिहासकारों ने भी इसको बच्चों को समझाने के लिए या फिर लोगों को समझाने के लिए कि अवधि में बांटा, कि लोगों को समझ में आए कैसे क्या रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरे जेम्स मिल। अब देखो मिल के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। एशियाई समाज मतलब ये हमारा इधर जो पूरा इंडिया है ना, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, सारा एशिया में आता है, ठीक है, एशिया में आता है। तो यूरोप उधर आ जाता है हमारा, वो सारा फ्रांस वगैरह जो सारे हैं, तो यूरोप से पीछे है बहुत। कौन, हमारा इंडिया क्या पहले, इंडिया इतना थोड़ी ना था पहले, अफगानिस्तान पाकिस्तान सारे इंडिया में आते थे। तो बहुत बड़ा इंडिया था हमारा, बहुत बड़ा साम्राज्य देखेंगे। अगर बहुत पीछे गए, मगध साम्राज्य, अशोक वगैरह का, वो कितना बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, बहुत बड़ा बड़ा उनका महाजनपद जिसको हम बोलते थे, महाजनपद इतने बड़े बड़े होते थे। तो इंडिया जो हमारा पूरा एशिया था वो बहुत पीछे था, किसके अनुसार, ये मिल जी के अनुसार, कि हमारा एशिया बहुत पीछे था यूरोप के मामले में। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का राज चलता था। उनका मानना था कि इतिहास जो है हमारी हिस्ट्री, उनका मानना ये था कि यहाँ पे ना हिंदू और मुस्लिम दोनों का तानाशाह राज चलता था। तानाशाह मतलब होता है कि जो राजा बोलेगा बस वही होगा, वहां पे जो जनता है उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट, जो जैसा राजा बोले वैसा, जैसे अभी साउथ कोरिया में देखते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारा वो है सन की क्या बोलते हैं उसको, किंग जॉन जो है वो जो बोलता है वही होता है। एक हेयर स्टाइल कराना है तो वही हेयर स्टाइल कराना है, वैसा टाइप करके, ठीक है। तो जैसा वो बोलेगा वैसा होगा, राजा का ही दबदबा होगा, कोई भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं हो सकता जब तक राजा ना बोले। तो राजा का दबदबा चलता है, तानाशाह का मतलब राजा जो बोलेगा वही होगा, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। तो तानाशाह का राज चलता था, इनका मानना था। ये है मिल साहब हमारे, थोड़े ब्लर सी आ रही है फोटो, पर उस पे निकाल लेना, आ जाएगी गूगल पे, ठीक है। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक और बैर जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ये बात तो सही है, कहीं तक इनका मानना ये सही लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जाति वगैरह को लेके बहुत वो चलते थे, भेदभाव, ठीक है। ये हिंदू है तो इसके यहाँ हम नहीं जाएंगे, मुस्लिम है तो ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, इसकी जाति नीची है, मैं ऊंचा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, वो क्षत्रिय है, ऐसे करके बहुत सारी वो हुआ करती थी। तो ये वाली इनका विचार थोड़ा सही लगा कि यहाँ पे धार्मिक बहुत वो थी। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इनका मानना यह था कि जो हमारे ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ये समझना, ब्रिटिश कहाँ, अंग्रेजों को बोला जा रहा है इधर ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिश जो राज्य है उनका यही था कि वो हमारे इंडिया को और आगे ले जा सकती है। वैसे अगर हम देखें तो ब्रिटिशों ने अच्छे काम भी किए, ठीक है। अभी खुद ही देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है।
कहीं अच्छा है तो बुरा तो होगा होगा, और कहीं बुरा है तो अच्छा होगा होगा। जितने वो लोग हमें बुरे थे उतने उन्होंने अच्छे भी किए, जैसे सती प्रथा, कुछ बाल विवाह वगैरह, ठीक है, थोड़ी शिक्षा वगैरह का भी वो दिया, तो अच्छी थी चीजें, महिलाओं को थोड़ा छूट वगैरह देना, वो सब उन्होंने किया, जिससे लोग हमारे इधर भी थोड़े उदारवादी किस्म की वो आई, ठीक है, तो कुछ चीजें अच्छी थी उनकी भी। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मतलब वहां पे जैसे उनका मानना था कि जैसे यूरोप वगैरह के जो लोग थे, जैसा वो कानून बना रहे हैं वो सही है, और भारत में इसके लिए भारत और आगे विकसित हो सकता है अगर ऐसा रहा, यहाँ पे अगर यूरोपियंस रहे तो, मतलब ब्रिटिश रही तो, ठीक है। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। इनका मानना था कि इतना अच्छा काम कर रही है इनके हिसाब से, ठीक है, इनके हिसाब से इतना अच्छा काम कर रही है ब्रिटिश, तो उसको यहीं पे रह जाना चाहिए था, पूरे इंडिया पे उसको कब्जा कर लेना था। अब ब्रिटिश आई कैसे, बंगाल से आई है, ठीक है। अब उसने क्या देखा, यहाँ पे मसाले वगैरह बहुत थे, यहाँ पे उद्योग वगैरह उसने अपना खोला, ठीक है, सब अच्छा था, तो उसने कब्जा कर लिया, राजाओं वगैरह से वो करके कब्जा कर लिया। अब कहीं कहीं कब्जा किया था, कहीं कहीं नहीं किया था कुछ, मतलब इंडिया तो इतना बड़ा था, पूरे में इकट्ठा थोड़ी ना कब्जा कर लेंगे, हाँ भाई आ जाओ हमारा हो गया पूरा राज, अब हम कुछ नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं था। थोड़ी थोड़ी जगह पे पहले इस राजा से बात की, अब वहां पे हमारा थोड़ा दबदबा चल रहा है, राजा से वो मिलजुल के रहते थे, राजा से अपनी बात मनवाते थे, ऐसा बात था। अब राजा भी वैसे थे, मिल जाता तो भाई सोना चांदी वगैरह, थोड़ा पैसे वगैरह मिल जाते थे तो वो भी खुश हो जाते थे। तो राजा से, और राजा को ही होता था अंग्रेजों से हमारी वो चल रही है भाई, राजा खुश हो जाता था उसी में। तो इसलिए राजा को भी ना, राजा भी हमारे वैसे ही थे इंडिया वाले भी, लेकिन कुछ राजा थे जिन्होंने उनको नहीं करने दिया अपने उधर कब्जा, ठीक है। तो कुछ किसी, जब वो मर गए तो उसके बाद उन्होंने कब्जा कर लिया, तो भू कर तो लिया ही था, लेकिन इनका मानना था सारे भूभाग पर कब्जा कर ले, ताकि वो जो भारत है वहां पे शिक्षा अच्छी हो जाए, सुख रहे जीवन, लोगों का ज्ञान बढ़े। तो ज्ञान तो बढ़ा है, अंग्रेजों के आने से ज्ञान तो बढ़ा है, क्योंकि देखो हमारे इधर जब अंग्रेज आए हैं तो लोगों के अंदर जागरूकता आई है। जागरूकता कैसे आई है, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए मांग करना शुरू कर दिया कि हमें ये चाहिए, हमारे साथ बहुत जुर्म हो रहा है, ऐसे करके। तो जागरूकता आएगी, थोड़ा ज्ञान आएगा उसके हिसाब से, तो इसलिए थोड़ा अंग्रेजों ने अच्छा काम तो किया है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। मतलब वही बात हो गई ना, जो हमारे मिल साहब कह रहे थे कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था, कहाँ गया, ये 3 कालखंडों में बांटा था उन्होंने, मिल्स ने, ठीक है। लेकिन हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने इस 3 कालखंड में बांटे थे, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था, हमारे इतिहासकारों ने इसको इस 3 खंड में बांटा। प्राचीन मतलब बहुत पुराना, मध्यकालीन मतलब होता है जो बीच में क्या हुआ, अभी हमने अभी वही लिया था। अभी ये देख लो 1857 का विद्रोह भी अभी आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ऐसा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता ले लेते हैं, 6 में पढ़ा था, थोड़ा बहुत हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते होंगे, तो हड़प्पा सभ्यता ले लेते हैं। तो जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है, इससे पहले लोग कैसे रहते थे, क्या हुआ होगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा कि भाई वेद वगैरह थे, तो तांबे लोगों ने जलाना शुरू कर दिया। जो हड़प्पा सभ्यता था वो शहरी हो गया, हड़प्पा सभ्यता में शहरी तरह से रहते थे। लेकिन ये लोग कैसे रहते थे, ये थोड़ा गांव वगैरह में रहते थे, इनका हाथ ताम्र पाषाण काल आ गया था, ठीक है। इतना डीप नहीं पढ़ना मतलब लोहे वगैरह का आविष्कार हो गया था, हड़प्पा सभ्यता से पहले लोहे वगैरह आ गए थे, तांबे वगैरह आ गए थे, हड़प्पा सभ्यता में अच्छे से रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या हुआ वो देखेंगे। तो इसको, तो ये हमने क्या मान लिया, ये हमारा प्राचीन हो गया, ये हमारा मध्य हो गया, और ये हमारा आधुनिक हो गया। उस हिसाब से हमारे इतिहासकारों ने इसको बांटा है, ठीक है। ये वाला नहीं था क्या, ये वाला था, ठीक है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अंग्रेजों के शासन वाले युग को औपनिवेशिक युग कहा जाता है। अब देखो, अभी हम देखेंगे जो पश्चिम में हमारा, तो यहाँ पे आधुनिक काल क्या है, यहाँ पे विज्ञान आया। विज्ञान क्या है, विज्ञान जहाँ पे तर्क की बातें होती है। लोकतंत्र है हमारे इधर, ठीक है, लोकतंत्र भी है। मुक्ति और समानता, सबको समान अधिकार मिला हुआ है, कोई भी वोट दे सकता है, सब एक साथ रह सकते हैं, कोई जाति वाति का
कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ये समानता हो गई हमारी, ठीक है। तो उसको क्या माना गया, ये हमारा आधुनिक है, क्योंकि भाई मध्य में तो शायद, मध्य में तो था ना थोड़ा बहुत वो जाति वगैरह को लेके, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वो सारा वो हमारा इसमें आ जाता है मध्यकालीन में। तो अभी आधुनिक में क्या हुआ, आधुनिक में देखेंगे कि सब कुछ समान हो गया, लोकतंत्र आया हमारे इधर, विज्ञान आया, तर्क पे लोग बातें करनी शुरू कर दी। तो लेकिन औपनिवेशिक युग क्या होता है, औपनिवेशिक युग होता है अंग्रेजों का जो शासन वाला युग था उसको औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब औपनिवेशिक क्या होता है वो भी देखेंगे। औपनिवेशिक क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश पर, ठीक है, जब एक देश दूसरे देश पर दबदबे से इस तरह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव लाए, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। पहले देखो औपनिवेशिक क्या होता है, जैसे कोई देश है वो दूसरे देश पर अपना कब्जा कर ले। अब जैसे कि ये ब्रिटिश लोग, ठीक है, ये समझ लो अंग्रेज लोग हैं, इंडिया हो गया, इंडिया। अब अंग्रेजों ने ना यहाँ पे आके, यहाँ पे जैसे राजनीतिक रूप से देखें तो यहाँ पे राजाओं वगैरह के उसमें इन्होंने इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी, ठीक है। सामाजिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से देखें तो यहाँ पे लोगों को कैसे, लोगों में क्या होना चाहिए क्या नहीं, जैसे कि इन्होंने ना सर्वे करना शुरू कर दिया कि व्यापार कैसे कर रहे हैं यहाँ के लोग, ठीक है, कैसे पैसे आ रहे हैं, वो आर्थिक वगैरह में आ जाते हैं। तो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अपना दबदबा जहां कायम कर ले कोई देश, तो उसको कहते हैं औपनिवेशिक, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं होता है। और दो चीज है, एक औपनिवेशिक और एक उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद होता है जिसपे कब्जा किया जा रहा है, औपनिवेशिक होता है जो कब्जा कर रहा है। जैसे कि ब्रिटिश हो गया, ब्रिटिश क्या हो गया, वो औपनिवेशिक हो गया। उपनिवेश क्या हो गया, जिसपे कब्जा हुआ जा रहा है, जैसे हमारे इंडिया उस टाइम का अगर देखें तो, ठीक है। दूसरा, अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया, ठीक है। अभी जैसे स्थानीय नवाब और राजाओं को वो किया, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा राजनीतिक और सामाजिक में भी आ जाएगा। उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल करना शुरू कर दिया। राजस्व वसूल मतलब कर, ठीक है, कर जो लेते थे, टैक्स जो लेते थे, वो होता है राजस्व वसूल। तो ये खर्चे वगैरह ये किसमें आ जाएगा, ये हमारा आर्थिक उसमें आ जाएगा। इन्होंने आर्थिक रूप से भी हमारे इंडिया पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों पे बदलाव आए। अब जब ये ब्रिटिश शासन आए तो यहाँ पे क्या क्या आया, यहाँ पे हुआ कि इन्होंने ना हमारी पसंद नापसंद देखा, रीति रिवाज कैसे चल रहे हैं, वो सारी तरीकों को इन्होंने देखा, उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए, तो उसको वो हमारा किसमें आ जाएगा, सामाजिक। इन्होंने सांस्कृतिक रूप से भी इन्होंने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। इतिहास लिखने के लिए इतिहास कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, जो इतिहास है उस इतिहासकार, जैसे कि हम समझते हैं कि जो हमारा हिस्ट्री है उसको लिखने के लिए, खुद आपके मन में भी थॉट आते होंगे कि हिस्ट्री को लिखने के लिए जो हमारे इतिहासकार हैं वो क्या क्या देखते होंगे, क्या होता होगा, किसकी वजह से उनको पता चलता है कि ये यार ये इतिहास में हम डाल सकते हैं, ये हमारा अतीत रहा होगा, ठीक है। तो वो देखेंगे। तो पहला क्या, अभिलेख तैयार करना। जैसे कि जब हमारे अंग्रेज वगैरह थे तो उन्होंने क्या करना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभिलेख लिखने शुरू कर दिया। प्रशासनिक अभिलेख, प्रशासनिक अभिलेख, जैसे कि जो हमारा इधर क्या काम हो रहा है, ठीक है, प्रशासन में क्या काम हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, वो दस्तावेज कैसे क्या तैयार करने हैं, वो सारी चीजें हमारी आ जाती है प्रशासनिक अभिलेख में, ठीक है। अब प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। और अंग्रेजों को भी यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पन्नों को संभाल कर रखना जरूरी है। अगर ना रखते तो फिर उनको भी समझ में नहीं आता, एक तरह से इंडिया को समझना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की भाषा वाले लोग, ठीक है, उनका खान पान रहन सहन अलग अलग है, ठीक है। अभी भी हम देखें कि हमारे इंडिया में सब अलग अलग है, साउथ में चले जाओ तो अलग, इधर चले जाओ उधर, हर जगह अलग है। तो उस हिसाब से समझना थोड़ा मुश्किल था इंडिया को, तो इसलिए इनको दस्तावेज रखने भी जरूरी पड़ते थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वो कैसा हो रहा है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वे करना भी शुरू कर दिया था। अभी आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा के रखने के लिए, हेलो, बहुत तेज बोल रही हूँ, बहुत जल्दी, बच्चा है वो। अरे यार, ठीक है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखगार और संग्रहालय जैसे स्थान भी बनाए गए। अभी जैसे कुछ हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे, ठीक है, उसको बचा के रखने के लिए अभिलेखगार का मतलब क्या हुआ, जहां पे अभिलेख रखे जाते हैं, ठीक है। संग्रहालय, जहां पे हम उस चीजों को, जो हमारे दस्तावेज है
उनको हम बचा के रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम देखते हैं लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें रखी होती हैं। ठीक है, हिस्ट्री की बहुत सारी बुकें आपको मिल जाएंगी लाइब्रेरी में, और भी जो भी आपको पढ़ने हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो हमारा ये उसमें आ जाएगा कि एक संग्रहालय और अभिलेखगार भी बनाया गया जिसमें अभिलेख रखे जा सके। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश को अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही थी कि अगर हमें किसी भी देश पे चलाना है, किसी भी देश को, तो हमें उसको पहले अच्छे ढंग से जानना पड़ेगा। ठीक है, देश में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, उसलिए वो दस्तावेज भी रखते थे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, जल्दी से लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये एक अभिलेख हो गया, ये एक दस्तावेज हमने ये संग्रहालय में रख दिया, यहाँ रख दिया, उस हिसाब से। ठीक है, अभी जैसे कि अभी किसी को अगर आपको समझना है, ठीक है, किसी को अगर आपको समझना है तो आप उसकी छोटी छोटी चीजों को देखना शुरू कर दोगे, क्या करती है, कैसे क्या हो रहा है वैसे। ठीक है, फिर आप जाके उसको प्रपोज कर दोगे, भाई मैं तेरी सारी पसंद की चीजें जानता हूँ। 19वीं सदी की शुरुआत तक अभी देखते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वे करना। जैसे कि हम दूसरे, अभी जैसे कि समझ लो कि मैं ब्रिटिश शासन से एक आई हुई हूँ, ठीक है, ब्रिटिश उसमें हूँ मैं। अब मैं देखूंगी कि मुझे एक गांव जाना है, वहां पे देखना है कि व्यापार कैसे करते हैं वो लोग। ठीक है, अच्छा ऐसे करते हो आप व्यापार, ठीक है, आप ये कैसे बोलते हो, ये सारी चीजें जानना, एक तरह से सर्वे करना, क्या कैसे हो रहा है इंडिया में। ठीक है, वो सर्वेक्षण हो गया। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण तैयार किए गए। ठीक है, सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। राजस्व मतलब टैक्स। ठीक है, गांव में कैसे टैक्स वगैरह हुआ वो किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, यहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जा सकता था। उन्होंने वो सर्वे शुरू कर दिए कि यहाँ पे कैसी मिट्टी है, यहाँ पे यहाँ पे कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, और जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं, फसल कैसे उगाई जाती है, ये सारी चीजें। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। ठीक, ये अंग्रेज लोग थे। ये जनगणना क्या होता है? जनगणना होता है कि कितनी संख्या हो रही है, निश्चित टाइम पे वहां पे कितनी जनसंख्या है। ठीक है, तो उसके जरिए इन्होंने देखा कि जो हमारे प्रांत मतलब अलग अलग राज्य टाइप में, जैसे कि अभी दिल्ली, यूपी, ये सारे उस टाइम पे ऐसे प्रांत वाइज हम कह सकते हैं कि ये प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एक एक प्रांत में। तो प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, उनकी जाति क्या है, वो किस इलाके में रहते हैं। अभी जैसे दिल्ली में भी इलाका कौन सा है, ठीक है, यूपी में भी कौन सी जगह है, प्रांतों में भी अलग अलग बांट रखा था। तो व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। अभी जैसे वनस्पतिक सर्वेक्षण हमारे पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, प्राणी वैज्ञानिक, अब वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी थोड़ा, ठीक है, लोगों के बारे में, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, कैसे रहते थे लोग वगैरह, वन सर्वेक्षण, वही पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु, वो सारी चीजें। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? अधिकृत रिकॉर्ड क्या होता है कि क्या रिकॉर्ड रखे गए थे। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है? जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। नेताओं और सुधारों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। अभी इसको ना थोड़ा उसमें समझते हैं। देखो, जो हमारा ये वाला है, कहाँ गया? अधिकृत रिकॉर्ड कैसे पता चले, इसको हम दो उसमें बांटते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। ठीक है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक। द्वितीयक स्रोत, अब देखो क्या होता है। प्राथमिक स्रोत होता है कि उस टाइम पे जैसे तुरंत, मतलब उस टाइम पे कैसे हुआ,
तुरंत बताया जाना, जैसे तुरंत अखबार छप जाना, ठीक है, वो सारी चीजें। जैसे अखबार छप गया, और गांधी जी ने अपनी बुक लिख दी, ठीक है, स्वराज, तो पुस्तक तो उन्होंने खुद से उस टाइम पे तुरंत लिखी थी, तो वो आ जाएगा। जो तुरंत किया जाता है उसी टाइम जो होता है वो हमारा प्राथमिक में आ जाता है। द्वितीयक क्या होता है, ऐसे बताती हूँ। द्वितीयक क्या होता है, द्वितीयक होता है उसी चीज को दोबारा से वो करना। अभी जैसे कि उस टाइम पे क्या हुआ था उसको इतिहासकारों ने एक पुस्तक में बताया हमें, ठीक है। अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने उससे बात की, ठीक है, उस टाइम जो बात की वो प्राथमिक थी, आपने उसको उस बात को अपने दोस्त को जाके बता दिया, वो द्वितीयक हो गई, उसको बाद में बता देना। अभी जैसे उस टाइम पे जो हुआ था वो हमारा प्राथमिक था कि ब्रिटिश शासन आई थी, ठीक है, उस टाइम जब आई थी वो हमारा प्राथमिक था। लेकिन उसके बारे में अलग अलग लेखकों ने लिखा, कैसे क्या हुआ था, क्या हाँ, इतिहासकारों ने अलग अलग उसमें लिखा क्या हुआ था, तो वो सारी चीजें क्या आ जाएगी, द्वितीयक में आ जाएगी। तो उसी हिसाब से बताया जा रहा है कि जैसे जैसे छपाई तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पे जनता की बहस होने लगी थी, और नेताओं सुधारकों ने अपने विचार फैलाने के लिए जैसे लिखा, ठीक है, क्या लिखा, कवियों ने लिखा, उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा कि कैसे क्या हुआ, ठीक है, वो जो बाद में लिखा गया उसके बारे में, और अभी हमें वो मिल रहे हैं, वो स्रोत अभी हमें मिल रहे हैं कि ये लिखा, ये उस टाइम का लिखा हुआ है, तो हमें द्वितीयक मिला जा रहा है, द्वितीयक स्रोत मिल रहा है, प्राथमिक स्रोत उसी टाइम जो हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।